क्या पढ़ना है एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी बहुत जरूरी है। और एस्ट्रोनॉमी पढ़ेंगे तभी हमें एस्ट्रोलॉजी आसानी से और मतलब वैज्ञानिक तरीके से समझ में आएगी। जी सर। आप मेडिकल वाले क्लास में जा सकते हैं, तो जी मैं सर। आपकी संभाल लूंगा। जय गणपति। ओके सर, जय गणपति। तो इसमें आज हमारे साथ जो नए जुड़े हुए हैं वो है राहुल शर्मा। तो राहुल शर्मा अपना परिचय देंगे। राहुल शर्मा अपना ऑडियो ऑडियो वीडियो ऑन करके परिचय देंगे। सर वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, ठीक है। बताइए आप कौन है, कहाँ से है, क्या है? हेलो। जी हाँ जी, बताइए। मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ जी। और अभी पोस्टेड हूँ नायब तहसीलदार है। तो बस एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, तो इसीलिए मैं ज्वाइन किया है। बहुत अच्छा। आपका फोन तो आया था, मुझसे बात हुई थी, तो मैंने आपको भेजा था लिंक। तो जी। अच्छा लगा कि आपने ज्वाइन किया है, क्योंकि आप जब जुड़ेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा आईकास। इंदौर से हमारे काफी लोग जुड़े हुए हैं। इंदौर में हमारे अंकित वैद्य हैं, अनूप वैद्य हैं, अंकित और अनूप शर्मा है। अभी इसमें जो पढ़ने वालों में से भी प्रियंका जी हैं, स्मृति जी हैं, बहुत सारे लोग इंदौर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो अच्छा है कि आप भी जुड़ेंगे, उम्मीद करते हैं। ये सर, ये नया बैच है या इसकी ये नया क्लासेस बैच, स्टार्ट? नया बैच अभी नया बैच है, और ये अभी मतलब चल रहा है, मतलब शुरुआत हुई है इसकी। तो अभी हमने इसको दौड़ाया नहीं है। ये मान के चलिए कि रेल के जो जो रेलगाड़ी होती है वो अपने स्टेशन पर जो उसका एक दूसरा वाला जो छोर होता है वहां तक पहुंचने में इसको 31 जनवरी लग जाएगी। तो फिर जैसे ही वो अपना वो छोड़ देगी, तो उसके बाद फिर ये दौड़ती रहेगी, फिर ये रुकेगी नहीं पीछे, और पीछे कोई आएगा भी तो बिठाएगी भी नहीं। अभी थोड़ा बहुत जैसे आज आप बैठ गए तो नए नए लोग बैठ सकते हैं, तो 31 जनवरी के बाद किसी और को नहीं बिठाएंगे, क्योंकि हम अगर बिठाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाता है कि वापस पीछे का बताना। तो आपका वेलकम है इसमें। अभी आपको जो पढ़ा रही वो केमिस्ट्री की प्रोफेसर है मंजू शर्मा जी, और यहाँ पर कॉलेज में प्रोफेसर है, और एस्ट्रोनॉमी वो हर सेमेस्टर में पढ़ाती है। बहुत सारे हमारे टीचर जुड़े हुए हैं। मैं प्रवीण चतुर्वेदी, आईकास चैप्टर चेयरमैन ग्वालियर का, और मध्य प्रदेश का एक ही चैप्टर है ग्वालियर। तो धन्यवाद। आइए आगे की चर्चा करते हैं कि हमने कल क्या बात की थी, और उस बात को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने कल आपसे कही कि 27 नक्षत्र होते हैं, राशि होती है, योग होते हैं, करण होते हैं, बार होते हैं, ठीक है। तो मैंने राशि स्वामी भी बताए थे। तो बताओ कि वृषभ राशि का स्वामी कौन होता है? कोई हैंड साइन करो, बोलना नहीं, हैंड साइन करो, फिर मैं पूछूंगा। हैंड साइन करो, कौन बताएगा? हैंड साइन करो। प्रियंका जी, हाँ बताइए। प्रियंका जी आपका नंबर पहले आया, आप बताइए। प्रियंका जी आप बताइए, वृषभ राशि का स्वामी कौन होता है? शुक्र। ठीक है, धन्यवाद। आप अपना हैंड नीचे कर सकते हैं, हैंड डाउन कर लें। दुर्गेश जी आपने भी हैंड साइन किया है, तो मैं आपसे दूसरा पूछता हूँ कि आप बताइए कि धनु राशि का स्वामी कौन होता है? धनु राशि का स्वामी कौन होता है? धनु का नहीं आ रहा मुझे। स्मृति जी आप बताइए, धनु राशि का स्वामी धनु राशि का स्वामी गुरु होता है सर। गुरु होता है, बहुत अच्छा। चलिए दुर्गेश जी मैं आपसे दोबारा पूछूंगा, कोई बात नहीं। अनीता जी आप बताइए, कन्या राशि का स्वामी कौन होता है? बुध होता है सर। बुध होता है। चंद्रशेखर जी आप बताइए कि वृश्चिक राशि का स्वामी कौन होता है? मंगल। मंगल सर, बहुत बढ़िया। दुर्गेश जी अब आप दोबारा बताइए, मीन राशि का स्वामी कौन होता है? क्या मीन? मीन का नहीं पता। अरे धनु का है जो मीन का है, और आपकी तो नाम दुर्गेश है, तो दुर्गेश की राशि क्या होती है? मीन होती है। तो आपको अपनी राशि स्वामी मालूम होना चाहिए ना। अच्छा ये बताइए कि मतलब आपको अपनी राशि मालूम होना चाहिए। चंद्रशेखर जी आपका नाम चापर है, तो आपकी राशि क्या है? मीन सर, मीन। बहुत बढ़िया, मीन राशि है। और प्रियंका जी आपकी राशि पापर है, तो आपकी राशि क्या है? मीन। नहीं, आपके पा के हिसाब से, वैसे आपकी हो सकता है कुंडली में दा। प्रियंका के नाम से क्या राशि आएगी? प्रियंका के नाम से पता नहीं सर, वैसे तो मेरी मीन। प्रियंका के नाम से कन्या राशि होगी।
अनीता जी आपका आ से नाम चालू होता है, आपकी राशि क्या है? मेष होगी सर। मेष होगी, बहुत बढ़िया। मनोज शुक्ला जी आपका माँ से चालू होता है, आपकी राशि क्या है? माँ से तो सिंह राशि होगी, और सिंह वैसे राशि, मीन राशि है मेरी। वैसे आपकी मीन है। महेश जी आपकी राशि क्या है? महेश उपाध्याय, सिंह राशि, ओके। स्मृति जी आपकी राशि साथ से है, तो कौन सी राशि है? सर मेरी कुंडली के हिसाब से राशि है सर, नाम से नहीं है। नाम तो आपका सांप है ना, तो आप जो बताइए सांप है कौन सी राशि हुई? सर साफ से कुंभ राशि। कुंभ राशि। वैसे कुंडली में क्या है? मिथुन राशि। मिथुन राशि, बहुत बढ़िया। राहुल शर्मा जी आप शायद पहले से ज्योतिष में अगर जानते हैं थोड़ा बहुत, तो आप बता सकते हैं कि आपकी राहुल के नाम से राप है, कौन सी राशि बनती है? र से तो शायद तुला राशि होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एन श्रीवास्तव जी आपकी राशि अगर आ से देखें तो कौन सी होगी? आ से मेष होती है। ओके, आप सब लोग कैमरा मत खोलिएगा, केवल अपन ऐसे ही चर्चा कर लेंगे, क्योंकि कैमरा खोलने से आपका नेट ज्यादा लगेगा। अगर आप लोग कैमरा खोलेंगे तो आपका नेट ज्यादा लगेगा। कैमरा जब खोलना जरूरत हो तभी खोलिए। अगर आपको नेट का सदुपयोग करना है और जरूरत पड़ेगी तो कैमरा जरूर खोलिए। अच्छा चलिए, मैं आज आपकी बात को आगे ले चलता हूँ। जब मैंने कल आपसे बात की थी उसके लिए मैं आप एक स्क्रीन शेयर करूंगा कि हमारा जो संसार है उसमें ये राशियां जो हैं, तो तिथि कितनी होती है बताएंगे? हाँ सर, तिथि 14 ही होती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की, बाकी की अमावस्या और पूर्णिमा होती है। ओके, नहीं तो अमावस पूर्णिमा तिथि नहीं है क्या? हाँ तो उसको हाँ सर, उसको गिन सकते 16 हैं। हो गई, 16 हो गई। 16 होती है। अच्छा 16 हो गई। कल कोई बोल रहा था 30 होती है। स्क्रीन शेयर हो रही नहीं हो रही? कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष अलग अलग करें तो हो सकती है, अदरवाइज ओके 16 ही होंगी। बिल्कुल ठीक है। अभी आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रही है? यस सर। ओके, तो तिथियां न 30 होती है, न 15 होती है, न 14 होती है, तिथियां 16 होती है। और 16 तिथि जो है उनको हम यहां समझते हैं इस तरीके से कि वो आती कैसे है। उसके जानने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि एक महा ऋतु अयन संवत पक्ष, जैसे हमारा ईसा सन होता है, सन समझते हैं ना, ईयर, जी ऐसे ही हमारा संवत भी होता है, और वो हमारा भारतीय होता है, भारतीय संवत, विक्रम संवत। ठीक है, आप बोल रहे हैं इस समय सन 2000 कौन सा चल रहा है सन? 2022। हाँ 2022। तो संवत कौन सा चल रहा है इस समय? संवत कौन सा चल रहा है? 77 2078। 2078 है सर। 78। अच्छा, सन किसका है, इसका मुखिया कौन है, किसके नाम से चल रहा है, और संवत किसके नाम से चल रहा है? विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य के नाम से। बिल्कुल ठीक है, राजा विक्रमादित्य के नाम से चल रहा है सन, और संवत सॉरी राजा विक्रमादित्य के नाम से चल रहा है संवत, और सन किसके नाम से चल रहा है? सन किसके नाम से चल रहा है? सन तो सर ये इंग्लिश है सर। इंग्लिश तो है, लेकिन फिर भी कोई तो उसका वो होगा जिसकी वजह से वहां से चालू किया उसको, कि 2022 वर्ष हो गए उसको गए हुए, ऐसा कहते हैं। सूर्य के आधार, एक सौर वर्ष के आधार पे तो नहीं है सर। नहीं, कोई बताएगा कि ये सन किसके नाम से चल रहा है?
कोई हिस्ट्री वाला स्टूडेंट होगा वो बता सकता है? अच्छा, अंग्रेजों का गॉड कौन है? ईसा मसीह। ईशा। ईसा। तो ये ईसा ईसा को- सन है, ईसा सन है। ईसा को गए हुए 2022 वर्ष हुए हैं, और जब से ईसा गए हैं तब से ये ईसा का सन चालू हुआ है। 2022 हो गए ईसा को गए हुए। और हमारे राजा विक्रम को गए हुए कितने साल हो गए? 2078। 78। तो विक्रम पहले के हैं या ईसा पहले के? विक्रम। हाँ, विक्रम विक्रम पहले। पहले के हैं। तो ऐसे ही शालिवाहन हुए थे, ये विक्रम के पहले शालिवाहन भी हुए थे, शालिवाहन शक। और ऐसे ही हमारे भगवान कृष्ण हुए। कौन हुए थे? कृष्ण। भगवान कृष्ण कृष्ण। भगवान। तो जब भगवान का अवतार होता है तो एक युग की समाप्ति होती है। क्या होती है? युग की समाप्ति। तो भगवान कृष्ण को गए हुए कितना साल हो गया होगा, कितना युग हो गया होगा? 5000 वर्ष से ऊपर हो गए 5000 सर। साल हो गए लगभग। 5129 यानी युगाब्द। युगाब्द, इसको हम कहेंगे युगाब्द। युग, अब्द, अब्द माने सन, संवत, वर्ष, और संवत माने भी वर्ष, शक माने भी वर्ष। इसके बहुत सारे रूप होते हैं। तो ये 12 महीनों में विभाजित होता है। सन के हिसाब से उन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उनके यहाँ के जो लोग थे उनके नाम पर, अपनी रानियों के नाम पर वो नाम रख दिए, और वो 12 महीने हो गए। 365 में करना था तो एक 31, एक 28, एक 30, एक 31, एक ऐसे करके उन्होंने पूरा 365 का एक अपना चैनल बना लिया। हमारे यहाँ राजा विक्रमादित्य का संवत है जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है, और उसी समय हमारा जो सूर्य है वो मेष राशि में प्रवेश करता है। तो हमने कल कितनी राशि बताई थी? 12। कितनी बताई थी? 12। तो राशि जो है वो मेष राशि है। तो जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं वो डेट कौन सी होती होगी? कोई को अंदाजा है? अच्छा, अभी संक्रांति कितनी तारीख को हुई थी? नवरात्रि का 14। पहला दिन। 14 को, बिल्कुल ठीक है। तो जब हर महीने लगभग 13, 14, 15 के आसपास सूर्य किसी दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, ठीक है। लेकिन 13 अप्रैल को सूर्य मेष में प्रवेश करते हैं। अभी तक सूर्य 13 अप्रैल को ही मेष में सूर्य प्रवेश करते हैं। वो घंटे मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो सूर्य 13 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करते हैं, यानी यहीं से हमारा एक वर्ष बृहस्पति वर्ष चालू होता है। और उसी के थोड़ा सा आगे या पीछे चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है, जैसे अभी कोई बोल रहे थे। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से हमारा संवत चालू होता है, राजा विक्रम का संवत चालू होता है। अब हम संवत से भी चल सकते हैं और हम 13 अप्रैल के हिसाब से भी चल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या होगा? एक होगा अयन और एक होगा संपात। संपात होता है सम माने क्या होता है? सम माने क्या होता है? कोई बताएगा? बराबर। 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 बहुत बढ़िया, बराबर। सम माने होता है बराबर। तो जब हमारा दिन और रात बराबर होता है वो होता है हमारा ग्रीष्म संपात, या उसको कहें हम बसंत संपात। जब दिन रात बराबर होते हैं वो होता है ग्रीष्म संपात। तो मार्च में ऐसा कौन सी डेट है जिस दिन दिन रात बराबर होते हैं? बताएगा? 22 मार्च। 22 मार्च। 22 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, लगभग वो थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन 22 मार्च मान के चलते हैं। तो 22-23 मार्च को हमारा दिन रात बराबर होता है, और वही हमारा होता है ग्रीष्म संपात, यानी कि वहां से ग्रीष्म चालू हो जाता है। और इसके बाद सितंबर में भी हमारा दिन रात बराबर होता है। तो वो कब होता है? 21 सितंबर। लगभग 21 21-22 के आसपास, बिल्कुल ठीक है जो भी बोल रहे हैं। तो ये दो डेट है जो हमारी, जो जिस समय हमारे दिन और रात सम हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, तो वो होते हैं समपात। ऐसे ही हमारी जो संक्रांति अभी निकली है वो कौन सी राशि पे आई है? सूर्य किस राशि पे आए हैं? मकर राशि। मकर राशि। तो जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो वह हो जाता है उत्तरायण।
क्या हो जाता है? अयन के नीचे क्या लिखा है मैंने? उत्तरायण। आपको दिख रही है ना स्लाइड? उत्तरायण। जी दिख रहा है, दिख रहा है। उत्तरायण। उत्तरायण। और जब सूर्य कर्क राशि में चले जाते हैं, यानी मकर राशि से छठी राशि, मकर से छठवीं राशि कौन सी हो रही है? कर्क। कर्क। हाँ, 6 राशि पार करने के बाद जैसे ही वो आगे कर्क में जाएंगे तो वहां से चालू हो जाएगा दक्षिणायन। तो ये उत्तरायण और दक्षिणायन क्या है? ये देवताओं का दिन और रात है। क्या है? देवताओं का दिन और रात। उत्तरायण देवताओं का दिन होता है और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। अब एक संवत में कितने अयन होते हैं? 2 अयन। 2 अयन, बिल्कुल। तो एक अयन कितने समय का हो गया? 6 महीने का 6 लगभग। 6 माह का। बिल्कुल, 6 महीने। 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का दक्षिणायन। अब हम बात करेंगे अयन में से निकलती है ऋतु, यानी कि 3 ऋतुएं उत्तरायण में होती है और 3 ऋतुएं होती है दक्षिणायन में। तो हमारी जो उत्तरायण में जब बसंत संपात होता है, जिसको हम ग्रीष्म कहते हैं, तो उसमें प्रारंभ में जो ऋतु चालू होती है वो मीन और मेष के सूर्य में जो ऋतु है वो है बसंत और ग्रीष्म। कौन सी ऋतु है? बसंत और ग्रीष्म। बसंत और ग्रीष्म। अभी हमारी ऋतु चल रही है शिशिर। तो जब हमारे सूर्य मीन में प्रवेश करेंगे तो हमारी बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाएगी, और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो फिर वो ग्रीष्म ऋतु आ जाएगी। फिर उसके बाद बसंत ग्रीष्म के बाद, यानी 2 ऋतु होने के बाद जैसे ही वर्षा आएगी तो वर्षा ऋतु चालू हो जाएगी, और उस वर्षा 2 महीने खत्म होने के बाद 2 महीने शरद ऋतु आएगी। शरद ऋतु 2 महीने चलेगी, उसके बाद 2 महीने हेमंत ऋतु चलेगी, और उसके बाद 2 महीने शिशिर ऋतु चलेगी। इस प्रकार से हमारी ऋतुएं चलती हैं। ऋतुएं ऐसे क्यों चलती है, इसके पीछे कारण क्या है, ये हम आपको बताएंगे। कि जो सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो जब जब वो पृथ्वी से दूर होता है या पृथ्वी के पास होता है, तो हमारे मौसम में जो बदलाव होता है वो ऋतुओं के आधार पर हमारे यहाँ दर्शित होता है। जैसे हेमंत में, हेमंत का हेम का मतलब क्या है? हेम का मतलब क्या है, कोई बताएगा? बर्फ। बहुत बढ़िया, बर्फ, यानी कि बहुत बर्फीली ठंडक होना। और शिशिर का मतलब क्या है? सर्दी। ठंड। हाँ, शिशी करना, जैसे अभी अपन लोग कर रहे हैं। तो ठंड में कांपना, जैसे अभी ये 25 दिन 15 25 40 दिन के चिल्ला है। तो धनु 15 मकर 25 ये चिल्ला होते हैं ना, किसी को मालूम है? चिल्ला जाड़े सुना है कि नहीं ये बात? जी हाँ सर। सुना है। हाँ, धनु में 15 अंश तक सूर्य होते हैं जब, और मकर राशि में सूर्य आने के बाद 25 अंश तक ये चिल्ला जाड़े होते हैं। अच्छा, अब मैंने बताया संवत से अयन बनेगा, अयन 2 होते हैं, और अयन से ऋतु बनेगी। तो एक अयन में 6 ऋतुएं होती हैं, दूसरे अयन में भी 6 ऋतु होती है, अर्थात एक संवत में 3 दिन होती है, तो एक संवत में 6 ऋतुएं होती हैं। और ऋतु से मास बनेगा। ऋतु से क्या बनेगा? मास, महीना। तो हमारा संवत कब चालू होता है? चैत्र से। तो पहला महीना कौन सा हुआ? चैत्र। पहला महीना कौन सा हुआ? चैत्र। चैत्र। दूसरा वैशाख। वैशाख। बोलते जाइए क्रम से। चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आठ, श्रावण, श्रावण, भादो, कार्तिक, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, पूष, बहुत बढ़िया। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। किसी ने बोला भादो, किसी ने कहा क्वार। ऐसा क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ये हमारे सुनने के अपभ्रंश हो गए हैं। सुनने से किसी ने कहा भादो तो भादो सुनने लगे, मार्गशीर्ष को अगहन कहने लगे, पौष को पूष कहने लगे। अब ये इनके नाम, चैत्र का नाम चैत्र क्यों पड़ा, वैशाख का नाम वैशाख क्यों पड़ा? भाई ऋतुओं का तो हमें समझ में आ गया कि बसंत में क्या होता है। बसंत पीला पीला जो है, उस समय वो आपने देखा होगा कि पीले सब फूलों पे पीले आज पन्ना जाता है, और पीले वाले वो मच्छर उड़ने लगते हैं। ग्रीष्म में गर्मी लगती है, बरसात में बरसात आती है, शरद में सर्दी, थोड़ा सा मतलब शरद का मौसम हो जाता है जब शरद पूर्णिमा आती है, देखते हैं। लेकिन ये मास जो है वो चैत्र वैशाख, इनके नाम ऐसे क्यों रखे गए, कोई बता सकता है?
जैसे हमारे यहाँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये अंग्रेजों ने अपने ईसा के वर्ष में महीनों के नाम रखे। तो क्या हमारे किसी ऋषि ने, जिन्होंने इस पंचांग की उत्पत्ति की, उन्होंने चैत्र वैशाख नाम क्यों रखे? कोई बात नहीं। 27 नक्षत्र सबको याद हो गए? किसी किसी को याद हो गए होंगे? तो अच्छा बताइए, चैत्र के नाम से कोई आपको नक्षत्र स्मरण में आता है? थोड़ा चित्रा, बहुत बढ़िया, चित्रा नक्षत्र। तो कहने का तात्पर्य है कि जब पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र, पूर्णिमा में चंद्रमा चित्रा नक्षत्र में होता है, यानी पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र होता है। चैत्र की पूर्णिमा को कौन सा नक्षत्र होता है? चित्रा नक्षत्र, और इसीलिए उस मास का नाम चैत्र रखा गया। तो वैशाख की पूर्णिमा को कौन सा नक्षत्र होता होगा? विशाखा। विशाखा। विशाखा, बहुत बढ़िया। और ज्येष्ठ की पूर्णिमा को कौन सा नक्षत्र होगा? ज्येष्ठा। ज्येष्ठा। और आषाढ़ की पूर्णिमा को? उत्तराषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा में से कोई होगा, बिल्कुल ठीक है। और श्रावण की पूर्णिमा को? श्रवण। श्रवण नक्षत्र। जब श्रावण की पूर्णिमा को श्रवण नक्षत्र पड़ता है तो किसी का पूजन भी होता है? भोलेनाथ का, शिव जी का। भोलेनाथ का। इस नक्षत्र गुरु के नाम पूर्णिमा पे होती है। पूजन होता है? सावन सोमवार जब पड़ता है, सोमवार। श्रवण कुमार का। आपने श्रवण देखा कुमार का होता है कि नहीं? आपके अलग राखी बांधने से पहले श्रवण कुमार का पूजन हाँ। है? हाँ, होता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, भाद्रपद नक्षत्र मास में जो पूर्णिमा पड़ेगी वो कौन से नक्षत्र में पड़ेगी? भाद्रपद। पूर्व भाद्रपद। बिल्कुल, पूर्व भाद्रपद, उत्तराभाद्र। अब जो आश्विनी, जिसको हम क्वार कहते हैं, जिसको हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं, उस पूर्णिमा को कौन सा नक्षत्र होगा? अश्विनी। और कार्तिक मास जो होता है, जिसमें दीपावली पड़ती है, उस दिन कौन सा नक्षत्र होगा? कृतिका। मार्गशीर्ष मास जो पड़ता है, जो कार्तिक के बाद होता है, जिसको कोई कोई अगेन भी कहते हैं, इसमें पूर्णिमा को कौन सा नक्षत्र होगा? मघा। नहीं, कृतिका के बाद 2 नक्षत्र छोड़ के गिनिए। मृगशिरा। बिल्कुल बिल्कुल, मृगशिरा। और पौष मास में कौन सा नक्षत्र होगा? पुष्य। बिल्कुल ठीक है। तो कल पूर्णिमा है, आप देखना कि पुष्य का सानिध्य हो रहा है कि नहीं, होने वाला होगा, क्योंकि पौष की पूर्णिमा कल है, आज चतुर्दशी है। ओके। माघ मास में कौन सा नक्षत्र होगा? मघा। और फाल्गुन मास में कौन सा नक्षत्र होगा? पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी। बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब आपको लॉजिकली ये पता चल गया कि ये जो मास बने हैं ये निराधार नहीं है, इनके पीछे कोई लॉजिक छुपा हुआ है, क्योंकि हर मास सूर्य और चंद्रमा की गणना से चलता है। सूर्य से जब चंद्रमा आगे निकलता है, सूर्य चंद्रमा जब एक ही जगह रहेंगे, तो वहां से जैसे ही चंद्रमा आगे निकलेगा, कितना आगे निकलेगा? 12 अंश। कितना आगे निकलेगा? 12 अंश। 12 अंश। क्योंकि एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30, 31। 30 दिन होते हैं। नहीं, हमारी तिथियों में 30 ही दिन होते हैं। अच्छा, ठीक है, हमारे एक महीने में 30 दिन होते हैं, एक महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, तो अगर एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन में चंद्रमा एक राशि को पार करेगा, तो एक दिन वो 12 डिग्री लगभग चलेगा। तो 12 डिग्री के आधार पर एक तिथि बदल जाएगी, यानी सूर्य से चंद्रमा की दूरी जैसे 12 अंश बढ़ेगा, एक तिथि बढ़ जाएगी, और 12 से 24 में पहुंचेगा तो दूसरी तिथि आ जाएगी, 24 से 36 पे तीसरी तिथि आ जाएगी। ऐसे करके जब 12 गुणा 30 करेंगे तो 360 हो जाएगा, यानी कि एक महीना पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि चंद्रमा के आधार पर, सूर्य और चंद्रमा के आधार पर तिथि की रचना होती है। एक तिथि का मान 12 डिग्री होता है। तो
यहाँ पर जो मास है उसको भी 2 भागों में विभक्त किया गया। कितने भागों में? पक्ष के रूप में 2 भागों में। तो हमने पहले 2 भागों में किसको विभक्त किया था इससे पहले? ऋतु को, नहीं, ऋतु को तो 6 भागों में किया है। आयन आयन अयन को, बिल्कुल ठीक है। तो अयन जो है वो किसके दिन और रात है? सूर्य के, नहीं, देवताओं के। देवताओं के, सॉरी देवताओं के। देवताओं तो के, हाँ। अगर अयन देवताओं के दिन और रात है तो पक्ष जो है वो पितरों के दिन रात है। किसके दिन रात है? पितरों के, पितरों के, पितरों पितरों के दिन रात है। और इसको दूसरे शब्दों में कहें कि ये चंद्रमा के दिन रात है। यानी कि चंद्रमा पर यदि आप ऊपर जाकर चंद्रमा पर रहेंगे तो आपको फायदा भी बहुत होगा और नुकसान भी बहुत होगा। कैसा फायदा नुकसान? कि आपको 15 दिन जगना पड़ेगा और 15 दिन सो सकते हैं, क्योंकि उन चंद्रमा पर 15 दिन की रात होती है और 15 दिन का दिन होता है। जो हमारे यहाँ के 15 दिन होते हैं उतने दिन का वहां पर 1 दिन होता है। तो आप पसंद करेंगे 15 दिन जगना? नहीं। नहीं। तो 15 दिन सोना? नहीं। अरे ये तो अच्छी बात है, सोने को मिलेगा। अच्छा, उत्तरायण में भी, उत्तरायण दक्षिणायन में भी 6-6 महीने का होता था कि 6 महीने जागो और 6 महीने सो। तो ऐसा कौन व्यक्ति था, वीर व्यक्ति था जो 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था? कुंभकर्ण। कुंभकर्ण। ऐसे ही हमारे यहाँ कोई सो जाए तो हम क्या कहेंगे उसको कि भैया तुमको। हाँ, तो बड़ा खुशनसीब था वो, क्योंकि आजकल लोगों को उठाते तो वो उठते ही नहीं, कहते अरे सोने तो दो, सोने तो। मैंने कहा तुम चंद्रमा पे चले जाओ, वहां आराम से सो सकते हो 15 दिन तक। तो कहने का तात्पर्य है कि पक्ष जो है वो 15-15 भागों में बटा हुआ है। 15 दिन पितरों का दिन होता है और 15 दिन पितरों की रात्रि होती है। कृष्ण पक्ष में रात्रि होगी और शुक्ल पक्ष में दिन होगा। कृष्ण का मतलब होता है अंधकार, काला, और शुक्ल का मतलब होता है श्वेत, प्रकाशित। तो जब हमारे जो प्रकाशित वाला समय होता है, शुक्ल पक्ष होता है, तो पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश होता है। और जिस समय कृष्ण पक्ष होता है तो धीरे धीरे चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर से चला जाता है और इसलिए अमावस वाले दिन एकदम रात्रि हो जाती है। क्या हो जाती है? रात्रि हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में से जो निकलता है वो है 15 दिन के दिन, 15-15 तिथियों में इसको विभाजित करते हैं। 15-15 तिथियों में इसको विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी ये तिथि है, यहाँ से ये प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, इस प्रकार से हम देखेंगे। तो तिथियों के नाम कोई बताएगा? प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया कोई बताएगा तिथियों के नाम? कि ऐसा बोलेंगे पड़वा, दोष, तीज, कैसे भी सुनाइए। पड़वा, दोष, तीज, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, 11, 12, 13, 14, पूर्णिमा या अमावस। हाँ, बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? थोड़ा सा शुद्ध भाषा में कोई बताएगा? किसी को नहीं मालूम? चलिए, अच्छा है। प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, जो भी आए। अमावस्या या पूर्णिमा, बहुत बढ़िया। तो देखिए, कृष्ण पक्ष में पड़ेगी अमावस और शुक्ल पक्ष में पड़ेगी पूर्णिमा। हमारी प्रतिपदा से चतुर्दशी तक तिथियों के नाम वही रहेंगे जो उनके नाम है, और हमें प्रतिपदा को पर्वा नहीं बोलना है। ये हमारे अपभ्रंश भाषाएं हैं जो देश काल पात्र के अनुसार कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश में या ऐसे जगहों पर उनका अपभ्रंश हो गया और वो अपभ्रंश के रूप में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन पुराने लोग तो यही बोलते थे ना इसको। पुराने लोग गलत नहीं है, वो अपनी जगह बोल रहे हैं, वो गलत नहीं है, वो सही है, लेकिन हमें उस तरीके से नहीं देखना है इनको। तो वो जो प्रतिपदा, द्वितीया, अमावस, इस तरीके से हमें चलना है। तो प्रतिपदा, आपको प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, 10वीं, एकादशी,
द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस या पूर्णिमा, इस रूप में ही इसको अभिव्यक्त करना है और दूसरे रूप में नहीं करना है। वहां क्या लिखा है इसमें मत जाइए, ठीक है। तो मैं इसका लिखा हुआ चार्ट आपको दूंगा जब आप इसको याद कर सकेंगे। तो मैंने बताया कि अमावस जो है वो हमारे उनके लिए है, किनके लिए है अमावस? पितरों के लिए। पितरों के लिए। और पूर्णिमा देवताओं देवताओं बहुत बढ़िया। पूर्णिमा देवताओं के लिए है और अमावस पितरों के लिए है। वैसे तो पूरा चांद्रमास ही पितरों का है और जो हमारा सौर संवत है, पूरा एक साल है, वो देवताओं का है। 2 भागों में इसको हमने विभाजित कर दिया। तो अब चलिए 2 भागों में विभाजित करने के बाद इसमें एक और बात करते हैं, अहोरात्र प्रमाण। अहोरात्र प्रमाण का मतलब क्या है कि हम देखेंगे इसमें कि अह माने क्या होता है सर? क्या बोलते हैं, दिन और रात पूरी 60 घड़ी को मिला के एक अहोरात्र होता है। अह माने दिन होता है, बहुत बढ़िया। और रात्र माने रात्रि होती है। तो अहो रात्र, अहो में से आ हटा देते हैं और रात्र में से त्र हटा देते हैं, तो कौन सा शब्द बचता है? होरा। 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 तो ये हम जो ज्योतिष पढ़ने वाले हैं इसका नाम है होरा शास्त्रम। क्या नाम है इसका? होरा शास्त्रम। अहोरात्र जब पूरे 24 घंटे का होता है उस दिन और रात को हम अहोरात्र कहते हैं। और जो केवल 1 घंटा होता है उसको हम होरा कहते हैं। तो होरा का प्रमाण कितने समय का होता है? 12। होरा 1 घंटे का होता है। होरा कितने समय का एक होता है? घंटा। 1 घंटा। घंटा। हाँ। और अहोरात्र कितने समय का होता है? 60 घड़ी। 24 घंटे का। 24 घंटा। हाँ। तो ये अहोरात्र जो है, यानी दिन और रात, ये अहोरात्र जो है ये किसका दिन रात है? देवताओं का या पितरों का या किसी और का? होरा ग्रहों का। नहीं, देखिए उत्तरायण दक्षिणायन देवताओं का हो गया, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष पितरों का हो गया, तो अहोरात्र किसका हुआ? मनुष्यों का। हाँ, मनुष्यों का। बहुत बढ़िया। अहोरात्र जो होता है वो मनुष्यों का होता है, यानी अहोरात्र में जो दिन रात की बात होती है वो मनुष्यों का होता है। तो मनुष्यों का दिन कितने समय का होता है? 24 घंटे एक दिन। 24 घंटे। नहीं 12 घंटे सर। 12 घंटे का। 12 12 घंटे का दिन होता है और रात दिन, हाँ। रात 12 घंटे। 12 घंटा। 12 घंटे की रात होती है, 12 घंटे का दिन होता है। तो हम 12 घंटे के दिन रात का क्या सदुपयोग करते हैं? 8 घंटे सोते हैं सर। 8 घंटे काम सोते करते हैं। 8 घंटे काम करते हैं। ओके। अब हम बात करते हैं इसमें कि एक तो हमने देखा संवाद, दूसरा होता है अयन, तीसरा होता है ऋतु, चौथा होता है मास, 5वां होता है पक्ष, और पक्ष के अंदर क्या होती है? तिथियां। और तिथियों के हमने बात करी कि तिथियां होती है कितनी? वैसे तो वो 30 होती है, लेकिन हम उन्हें 16 नामों में ही 30 को विभक्त कर लेते हैं, ठीक है ना? यस। इसके बाद दूसरा जो हमारा पॉइंट था वो, उसके बाद कौन सा पॉइंट था हमारा दूसरा? नक्षत्र था, है ना? तिथि के बाद कौन सा था? नक्षत्र। तो वो जो नक्षत्र होते हैं वो कितने होते हैं? हमने बताया था कि नक्षत्र होते हैं 27। 27 नक्षत्रों को जब हम विभक्त करते हैं तो वो, जैसे हमने देखा, यानी कि सबसे पहले हमारे पास क्या आया? तिथि, और दूसरे नंबर पे क्या आया? नक्षत्र। नक्षत्र। तो नक्षत्र कितने? 27 होते हैं या 26 होते हैं या 28 होते हैं? 27। सर 28 होते हैं सर। एक नक्षत्र तो अभिजीत नक्षत्र होता है।
हाँ, अब देखिए एक नई बात निकल के आई। अब तक हम 27 नक्षत्र जानते थे, आज चंद्रशेखर जी ने हमको 28वां नक्षत्र भी बता दिया। कौन सा होता है 28वां? अभिजीत। अभिजीत। तो क्या वो हमें दिखता है? नहीं सर, ये क्या बोलते हैं जो मध्याह्न होता है, जैसे सर 12 बजे के साथ शायद 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद में लेते हैं, अब इतना मेरे को मालूम है सर। ऐसे ही निकालते हैं। लेकिन वो जो आप मध्याह्न में 12 बजे की बात कर रहे हैं, वो तो अभिजीत मुहूर्त होता है, वो नक्षत्र नहीं होता। अभिजीत नक्षत्र कब आता होगा, आपको मालूम है क्या? अभिजीत नक्षत्र का तो नहीं मालूम सर, इतना मालूम है सर, अभिजीत नक्षत्र एक होता है। और किसी ने भी अभिजीत के बारे में सुना हुआ है क्या? सर अभिजीत मुहूर्त सुना है, नक्षत्र नहीं सुना। अच्छा, नक्षत्र नहीं सुना, अभिजीत नक्षत्र नहीं सुना, किसी ने भी नहीं सुना। और किसी ने? नहीं सर। ओके। अभिजीत नक्षत्र होता है जो लुप्त होता है, जो दिखता नहीं है, और वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र के बीच में होता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की अंतिम 15 घटी और श्रवण नक्षत्र की प्रारंभ की 4 घटी, टोटल 19 घटी का प्रमाण अभिजीत नक्षत्र का होता है। तो जब हमारा उत्तराषाढ़ा नक्षत्र खत्म होने वाला होता है, उस समय लगभग 5.5 घंटे जाते समय अभिजीत नक्षत्र व्याप्त होता है, जो कि हमें दिखता नहीं है। और जब दूसरे श्रवण नक्षत्र में आता है तो लगभग 1.5 घंटा उधर भी होता है। तो इस तरीके से अभिजीत नक्षत्र का जो प्रमाण है, यानी वह 28वां नक्षत्र है, लेकिन गणना में उसकी हम गणना नहीं करते। लेकिन जब हम ज्योतिषीय मुहूर्तों में किसी प्रकार, कुछ मुहूर्त ऐसे होते हैं, कुछ गणनाएं ऐसे होती हैं, कुछ ज्योतिषीय सिद्धांत ऐसे होते हैं जहां पर हमें अभिजीत का प्रयोग भी करना होता है। तो आगे आने वाले समय में जब हम ज्योतिष को पढ़ेंगे तो हमें वहां पे अभिजीत की गणना भी आएगी। जैसे सप्त सलाका पढ़ेंगे, पंच सलाका पढ़ेंगे, कुछ अन्य अन्य हमारे टूल्स होंगे, उनको पढ़ेंगे, तो वहां पे अभिजीत नक्षत्र भी आएगा। तब आप ये कहेंगे कि ये 27वां नक्षत्र, 28वां नक्षत्र कहाँ से आ गया? तो आप, ये चंद्रशेखर जी ने ठीक बोला था कि 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन आपको मैं जो आपके मन में था कि वो आप कैसे देखेंगे, तो वो आप नोट कर लीजिए। जो भी पंचांग निर्णय सागर वगैरह है, उसमें भी आपको वहां पर नक्षत्र लिखे, वहां पे ये लिखा होगा कि अभिजीत नक्षत्र जो है उत्तराषाढ़ा और श्रवण के बीच में होता है। तो इस प्रकार से टोटल नक्षत्र हो गए 28। इसके बाद जो योग होते हैं, जिस प्रकार से तिथि बनती है, सूर्य से चंद्रमा 12-12 डिग्री आगे जाएगा तो एक तिथि बनती चली जाती है, उसी प्रकार से सूर्य प्लस चंद्रमा का योग, यानी सूर्य से चंद्रमा की प्लस होता जाता है, तो योग बनता जाता है। और एक योग का प्रमाण कितना होता है? 13 डिग्री 20 मिनट। कितना होता है? 13 डिग्री 20 मिनट। हाँ, और एक नक्षत्र का प्रमाण भी 13 डिग्री 20 मिनट होता है। कितना होता है? 13 डिग्री 20 मिनट। बिल्कुल, क्योंकि हमारा जो भचक्र है वो 360 डिग्री का है। कोई बताएगा भचक्र कितने डिग्री का है? 360। 360। तो आप लोग पेन कागज रख के बैठे होंगे, तो 360 में 27 का भाग दीजिए, तो उत्तर क्या आ रहा है? 13 डिग्री 20 कला। हाँ, 13 डिग्री 20 कला। तो 13 डिग्री 20 कला का नक्षत्र होगा। और ऐसे ही योग भी 27 होते हैं, तो उसमें भी यदि आप डिवीजन करेंगे तो वो भी आपका 13 डिग्री 20 कला आएगा। और इसके बाद जो होते हैं वो हमारे होते हैं करण। और करण हमारे कितने होते हैं? करण होते हैं हमारे, जी, करण कितने होते हैं? 11 करण होते हैं। बहुत बढ़िया। तो करणों के नाम किसी को मालूम है क्या? हाँ सर, मालूम है। हाँ, तो बताइए। सब, बालव, कोलव, केतिल और चतुष्पद, नाग, शकुनी। आप तो आगे पहुंच गए सर क्रम से याद किए थे किसी जमाने में सर। अब ऐसी जरूरत नहीं पड़ती उनकी ज्यादा। नहीं, पंचांग सामने रख ले। भैया, करण की तो बहुत जरूरत है। वो तो सर जरूरत पड़ती है, पंचांग सामने रख लेते। ओके। अच्छा, यहाँ पर जो करण है और वो जो करण है, उसमें और इसमें क्या अंतर है? दूसरा करण भी है कोई? कैसे सर? वो कर्ण, अर्जुन का भाई कर्ण, या करण। चलिए, तो मैं करण की बात करता हूं। करण होते हैं टोटल 11। कितने होते हैं? 11। इसमें से 7 होते हैं चलायमान, इनको हम कहते हैं चल संज्ञक। आप लिख सकते हैं
7 करण चलायमान होते हैं, चल संज्ञक होते हैं। और पहला है बव, दूसरा है बालव, तीसरा करण है कौलव, तीसरा करण है कौलव, बव बालव कौलव, और चौथा करण है तैतिल, तैतिल, बव बालव कौलव तैतिल, और इसके बाद आपका करण है गर, और छठवां करण है आपका बड़िज, और सातवां करण आपका है बिष्टि। गुरुजी एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ, बव बालव कौलव तैतिल गर वणिज विष्टि। लिख पाए? बव बालव कौलव तैतिल गर वणिज विष्टि, ये हमारे 7 चलायमान चल संज्ञक कर्ण होते हैं। तो इनमें जो 7वें नंबर का कर्ण है उसका नाम क्या है? वृष्टि। बिष्टि। बिष्टि नाम के कर्ण को हम भद्रा कहते हैं। इसके आगे लिख लीजिए कोष्टक में भद्रा, इसको भद्रा कर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो भद्रा के बारे में सुना हुआ है जी? हाँ सर, ये शनि की बहन है। बहन। अच्छा, शनि की बहन है, सूर्य की पुत्री है। इसके बहुत बहुत अलग अलग वो आएंगे वर्णन। और इसकी उत्पत्ति कहां से हुई मालूम है कुछ? कोई कहता है ये शिव जी के नेत्रों से उत्पन्न हुई है। जी सर, ऐसा ही कुछ पढ़ा है। हाँ, ये शिव जी के द्वारा उत्पन्न हुई थी। और जब दैत्यों का संहार भगवान कर रहे थे, तो जब भद्रा ने उन दैत्यों का संहार किया, भगवान ने उसको बहुत शांत किया, वो शांत नहीं हुई। तो उसने कहा कि देखो मैं शांत हो जाऊंगी, लेकिन मुझे कहीं स्थान दे दो, क्योंकि मेरा काम उत्पात करना है, और मुझे आप कोई स्थान दे दोगे तो मैं उतने समय पे अपना काम करूंगी, बाकी समय शांत रहूंगी। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ देवताओं के कान पर बैठ जाओ। तो कान को क्या कहते हैं संस्कृत में? कर्ण। करण, बिल्कुल। और पंचांग में जो करण नाम है उसमें विष्टि नाम के करण में तुम व्याप्त रहोगी। पंचांग में विष्टि नाम के करण में तुम व्याप्त रहोगी। तो जब जब मृत्यु लोक पर विष्टि नाम का करण आएगा, तब तब तुम्हारा प्रभाव पृथ्वी पर होगा। लेकिन जब भी पृथ्वी पर तुम्हारा प्रभाव होगा, उसे भी मैं 3 भागों में विभक्त करता हूं। एक भाग तुम्हारा स्वर्ग लोक में जाएगा, एक तुम्हारा मृत्यु लोक में जाएगा, और एक पाताल लोक में जाएगा। तो हमारी राशियां कितनी है? 12। तो 4 राशियों में वो मृत्यु लोक में रहती है, 4 राशियों में वो पाताल लोक में रहती है, और 4 राशियों में वो स्वर्ग लोक में रहती है। तो जब भद्रा स्वर्ग लोक में या पाताल लोक में होती है, तब हमारे लिए वो उतनी खराब नहीं होती जितना खराब उसे कहा गया है, क्योंकि वो हमारे यहाँ पर नहीं है। लेकिन जब भद्रा मृत्यु लोक में होती है, तब वो हमारे ऊपर प्रभावी होती है। तो आपके पंचांग में जब विष्टि नाम का करण आएगा, तो भद्रा आएगी। और ये विष्टि नाम का करण कैसे आएगा, इसको कैसे पता करेंगे? तो अभी मैंने कितने करण बताए आपको टोटल? 11। जो लिखवाए वो 7। हाँ 7। तो तिथ्यार्ध करणम स्यात्, तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। आप ये लिख सकते हैं, तिथि के आधे भाग को करण कहते हैं। अर्थात एक तिथि में कितने करण होंगे? 2। अगर एक तिथि में 2 करण होंगे, तो 3 तिथि में कितने करण होंगे? 1.5। 3 तिथि में कितने करण होंगे? एक तिथि में 2। एक तिथि में 2। 3 तिथि में कितने होंगे? 3 दूनी 6 हो गए। तो 7वां करण जो है वो 3.5वीं तिथि में पहुंच जाएगा। यानी जैसे ही हमारी 3 तिथि समाप्त होगी, उसके बाद 3.5 तिथि, मतलब 3 तिथि समाप्त होने के बाद हमारा विष्टि आ जाएगा, विष्टि नाम का करण आ जाएगा। यानी कि चतुर्थी जो आएगी उसमें उत्तरार्ध में विष्टि नाम का करण आएगा। और ऐसे करके वो हर 3.5 दिन में तिथि कर्ण के आधार पर वो व्याप्त रहेगा। अब बताओ, क्या पूर्णिमा में भद्रा होती है?
नहीं होती। कोई बताए कि ऐसा कभी सुनने को मिला कि होली मत जलाना भद्रा है, हाँ। या राखी मत बांधना। हाँ सर रक्षाबंधन में सुना है कई बार की भद्रा सुना है ना, इसका हाँ। मतलब पूर्णिमा, हर पूर्णिमा पर भद्रा होती है। इसका मतलब हर पूर्णिमा पर भद्रा होती है। तो ऐसी बहुत सारी जो तिथियां हैं जो आपको नंबर में नोट हो जाएंगी। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि ये तिथि कंफर्म है कि इसमें भद्रा होती है। लेकिन ये भद्रा दिन में आ रही है या रात में आ रही है, ये हम थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे हम पंचांग की भाषा को समझते जाएंगे उससे हमें पता चलता जाएगा। भद्रा दिन में ज्यादा प्रभावी होती है, प्रातः काल में ज्यादा प्रभावी होती है, दिन ढलने के बाद कम प्रभावी होती है, रात में बिल्कुल प्रभावी नहीं होती। कुछ भद्रा रात के लिए कही गई है, कुछ दिन के लिए कही है। कहने का मतलब यह है कि विष्टि नाम का करण जब भी आएगा वो भद्रा सूचक होगा, यानी कि विष्टि नाम का करण अच्छा नहीं है। यदि विष्टि नाम के करण में किसी का जन्म हो गया है तो उसका जन्म भद्रा करण में हुआ है, और इस कारण उसके ज्योतिष को हम वहां देखेंगे ज्योतिषी दृष्टि से कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो सकता है। नक्षत्रों के भी फल है कि कौन से नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें खराब हो सकता है, योग के भी हैं जो खराब हो सकते हैं। अब हमारे पास 4 करण और बच गए, वो कौन से हैं इनको हम नोट करेंगे। ठीक है, तो हमारा अब जो 4 करण है, पहला करण है शकुनी, दूसरा है चतुष्पाद, तीसरा है नाग, और चौथा है किंस्तुग्न। किंस्तुग्न नोटिए, शकुनी, हाँ शकुनी, चतुष्पाद, नाग और किंस्तुग्न, ये 4 हमारे करण होंगे। और ये 4 स्थिर हैं, ये मूवेबल नहीं है, ये अपनी जगह स्थिर रहते हैं, और ये चारों अच्छे भी नहीं है। अच्छा, शकुनी कौन थे? शकुनी महाभारत में शकुनी महाभारत में। अच्छा, उन्होंने अच्छा काम किया कि बुरा? बुराई किया कर। उनको हम अच्छे रूप में देखते हैं कि नहीं? नहीं देखते। इसीलिए हम शकुनी नाम के कर्ण को भी अच्छे रूप में नहीं देखते। इसके बाद चतुष्पाद माने पशु, पशुदृष्ट, पशु जैसा, इसलिए वो भी अच्छा नहीं माना गया है। और नाग, नाग माने क्या होता है? सर्प, उसे भी अच्छा नहीं माना गया है। और किंस्तुग्न, ये भी हमारा अच्छा नहीं है। ये जो करण होते हैं ये कब पड़ते हैं पता है आपको? नहीं। ये कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस में व्याप्त रहते हैं। कब रहते हैं? कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस। हाँ, और इसीलिए हमारी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस शुभ कार्यों में वर्जित होती है। ऐसा बताइए कि क्या आप लोग सुनते हैं या करते हैं कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अमावस में कोई शुभ काम करना चाहिए? नहीं। नहीं करना, क्योंकि उस समय चंद्रबल भी नहीं होता। और दूसरा कारण यही है कि उस समय करण भी अच्छे वाले नहीं होते, विष्टि भी उस समय व्याप्त होती है। चतुर्दशी के प्रारंभ में विष्टि व्याप्त होती है, उसके बाद शकुनी आ जाते हैं, फिर अमावस में चतुष्पाद आ जाते हैं, और अमावस में नाग भी आ जाते हैं। तो नाग तो जो है वो पितरों के स्वरूप में वैसे भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी कुछ मतलब हमारे लिए कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अमावस वर्जित हो जाती है, क्योंकि वहां पर करणों का फल अच्छा नहीं है। दूसरा, चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं है। अभी नक्षत्र देख रहे थे हम 27 नक्षत्र, इसमें एक 28वां अभिजित हो गया। इसके अंदर नक्षत्रों में 6, हम बोलो। किंस्तुग्न का थोड़ा सा अर्थ बता दिए सर, थोड़ा सा समझ में नहीं आया उसका। किंस्तुग्न अगली क्लास में बताएंगे, उसको विस्तार से बताएंगे जब उसका पूरा फलादेश देंगे तब। जी सर। अभी नक्षत्रों की बात कर रहा हूं कि 27 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं। तो वो कौन से 6 नक्षत्र हैं, कोई बता पाएगा? वो 6 नक्षत्र हैं जो मूल नक्षत्र होते हैं। मूल सुने हैं? मूल जी। मूल पढ़ते हैं? जी। मूल पढ़ते हैं कि नहीं? जन्म के टाइम पढ़ते हैं। जी मूल जो पढ़ते हैं जन्म के समय में पढ़ते हैं। तो पहला नक्षत्र कौन सा है? ज्येष्ठा, रेवती, ज्येष्ठ। पहला नक्षत्र, अरे चंद्रशेखर जी आपको नक्षत्र याद नहीं हुए? अश्विनी।
हाँ अश्विनी, बिल्कुल ठीक है, पहला नक्षत्र अश्विनी है। और अश्विनी से पहले कौन सा पड़ेगा जो 27वां है? रेवती। 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 तो आप दोनों नक्षत्रों को लिख दीजिए, रेवती और अश्विनी, ये मूल के नक्षत्र हैं, रेवती और अश्विनी। अच्छा, अब पहले नक्षत्र के बाद 9वां 10वां नक्षत्र कौन सा है? आप नंबर आश्लेषा मघा। आश्लेषा मघा। आश्लेषा और मघा। मघा। तो इन दोनों को भी लिख लीजिए, ये दोनों भी मूल के नक्षत्र हैं। अब आप देखिए 18 19 में कौन है? ज्येष्ठा मूल। ज्येष्ठा और ज्येष्ठा मूल, मूल। तो ये भी मूल के नक्षत्र है। अर्थात कौन कौन से नक्षत्रों में जन्म लेने पर जातक को मूल पड़ते हैं, पढ़ के बताओगे? रेवती, अश्विनी, अश्लेषा, मघा। ज्येष्ठा मूल। ज्येष्ठा, मूला, अश्विनी। अच्छा, एक जना बताएगा, दुर्गेश बताइए। अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, मूला। एक रह गया, रेवती। रेवती, बहुत बढ़िया। तो ये 6 नक्षत्र हैं। इन 6 नक्षत्रों में जिन जातकों का जन्म होता है उनको मूल पड़ते हैं। इसके अलावा भी कुछ नक्षत्र हैं जो खराब फल देते हैं, उनके बारे में हम जैसे जैसे ज्योतिष सीखेंगे हमें पता चलेगा कि ये नक्षत्र भी अच्छे नहीं होते, लेकिन इनको मूल की संख्या नहीं मिली। तो अभी जैसे ही आप ज्योतिष चालू कर रहे हैं और जैसे जैसे आप ज्योतिष की तरफ आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आपके पास वही लोग आएंगे जिनके घर में कोई नए बच्चे का जन्म होगा। तो वो पूछेंगे हमारे बच्चे को मूल तो नहीं पड़े, बताइए। सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि नहीं होता? जी सर। हाँ, कि भाई महाराज आप कुंडली बना दो और देखो बताओ मूल तो नहीं पड़ रहे। तो जब आपको अभी से मैंने बता दिया, अभी से आपका बिजनेस चालू हो सकता है कि कम से कम मूल बताने का तो आपको दान दक्षिणा मिल ही जाएगी और धीरे धीरे उससे हमारी फीस निकल आएगी, क्योंकि हमें आगे की सोच के चलना है कि हमारे छात्र कहाँ से हमें दें, तो इसलिए उनको कुछ थोड़ा थोड़ा टिप देते रहेंगे। वैसे मुझे मालूम है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ बातें हास्यास्पद कह देता हूँ। चलिए, नक्षत्र के बाद जो योग होते हैं उनमें 27 योगों में 2 योग आपको देखने को मिलेंगे और वो होंगे वैधृति और व्यतिपात। व्यतिपात लिख लीजिए, व्यतिपात और वैधृति। वैधृति जहां भी आपको योग की सूची मिलेगी देख लेना, उसमें व्यतिपात और वैधृति, ये 27 योगों में से 2 योग ऐसे हैं ये खराब होते हैं। इनमें किसी का जन्म होता है तो उसके जीवन में भी अच्छे फल नहीं होते। और करण मैंने आपको बता दिए, और चारों स्थिर करण। इसके बाद हमारा एक पॉइंट और रह गया है, वो रह गया है बार। तो बार कितने होते हैं? बार कितने होते हैं? भैया जी योग का नाम बता दीजिए फिर से, जो आपने बोला है अभी जो खराब। व्यतिपात और वैधृति। व्यतिपात और वैधृति हो गया। अच्छा, बार कितने होते हैं बताइए? बार कितने होते हैं, कोई बताएगा? 7 होते हैं। ओके, तो 7 हमारे बार होते हैं। वो बार कौन से हैं? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार, हाँ, तो रविवार। बारों की रचना कैसे होती है?